बच्चों चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 जो कि आरबीएससी के लिए है और चैप्टर 2 है सीबीएस। चैप्टर का हेडिंग है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये वर्ड आपने सबसे पहली दफ़ा 10th क्लास में सुना था, लेकिन हार्डली 1 और 2-3 लाइन्स। आज पूरा चैप्टर आपके सामने है। 11th में भी एक वर्ड आया था, वो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशन के चैप्टर में था, वहाँ पे वर्क अपॉन मास था, यहाँ पे वर्क अपॉन चार्ज है। तो आप इसको तो पूरी तरह से भूल जाओ, वो ग्रेविटेशन का था, ठीक है। और ये वाला जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो आपके 12th क्लास में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। ये आपका चैप्टर है। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं अपन लोग डेफिनेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन का फॉर्मूला है। इसको आप वर्ड्स में क्या बोलोगे? वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। वर्क डन अ यूनिट चार्ज। और अपन लोग जो भी चार्ज है हमेशा पॉजिटिव चार्ज लिया करते हैं, वो सब चीज़ें आपको डेफिनेशन में एक्सप्लेन किसको करना है? इस वर्क को, कि दिस वर्क इज बीइंग डन इन डूइंग व्हाट। क्या करने में ये वर्क हो रहा है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो उसको देखें। देखो, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है P। पॉइंट P का क्या करना है? इस पॉइंट P पर पोटेंशियल पता करना है। इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है उसको डिफाइन करना है, ठीक है। क्या करते हैं? एक Q0 चार्ज है जो इनिशियली कहाँ पर है? इनफाइनाइट पर है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? आउटसाइड ऑफ द फील्ड। एक ऐसी जगह, इनफाइनाइट क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ पे फील्ड का अफेक्ट नहीं हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो गई हो, ठीक है। इनफाइनाइट का ये मतलब नहीं कि बहुत दूर कोई जगह है, नहीं। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, वहाँ से इनफाइनाइट से एक Q0 चार्ज को आपने क्या किया? लेके आए। इसको यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्प्लेसमेंट कराया। तो आप समझते हो कि डिस्प्लेसमेंट कराते हैं किसी चीज़ को तो वर्क करना पड़ता है। वो जो यहाँ से यहाँ तक, ये जो रेड वाला आपको पाथ दिखाई दे रहा है, इस पाथ के अंदर जो कुछ भी वर्क हुआ, ये वर्क वो है, ठीक है। इसलिए इसको क्या लिखेंगे? वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P। पॉइंट P कहाँ पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड में है, जिस पर पोटेंशियल पता करना है। और इनफाइनाइट से पॉइंट P तक क्या कर रहे हैं आप? Q0 चार्ज को लेके आ रहे हैं और यहाँ पर पुट किया उसको। ऐसा करने में जो वर्क है वो है ये, ठीक है, ओके। इसके अंदर एक कंडीशन भी है। नोट्स निकाल लिए होंगे आपने। देखो कंडीशन क्या है? द वर्क डन शुड बी, द वर्क शुड बी डन। तो ये जो वर्क हो रहा है, it should not be converted into kinetic energy. This work should be converted into potential energy, ठीक है। ये कंडीशन है। देखो एक फंडामेंटल बात सुनो, जो कि इस डेफिनेशन में आपको बतानी नहीं है, नोट्स में भी नहीं है, तो आपको बतानी, मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या कि जब भी कभी वर्क होता है तो उसके दो ही ऑप्शन होते हैं, कि या तो वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, या वर्क डन पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। और थर्ड ऑप्शन है कि कुछ पोटेंशियल और कुछ काइनेटिक, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि वर्क डन कब केवल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो, सॉरी मिस्टेकन, मैं क्या कह रहा हूँ, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कब होता है? जब उसके लिए कंडीशन क्या है कि जब जो फोर्स है, वर्क के लिए फोर्स तो ज़रूरी है ही है, बिना फोर्स के वर्क नहीं हो सकता। जो फोर्स है, वर्क करने वाला जो फोर्स है, वो फोर्स कैसा हो? कंजर्वेटिव फोर्स है, तब वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वर्क को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला कौन सा फोर्स?
कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का केवल 3 एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो आपके सामने है, 11th में एक निकल चुका ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक थर्ड वन इज इलास्टिक फोर्स जो स्प्रिंग और रबर में होता है। केवल 3 फोर्सेस हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स कभी कंजर्वेटिव होता है और कभी किसी एग्जाम्पल में कंजर्वेटिव नहीं होता। उसकी बात अपन लोग मैग्नेटिज्म आएगा तब करेंगे, ठीक है। ओके, तो वापस आ जाए अपनी बात पे कि वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना जरूरी है। इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में वर्क डन शुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कब कन्वर्ट होता है? दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आइदर नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्सेस। दोनों फोर्सेस से वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अपन लोग इसको तो डिनाई कर रहे हैं कि वर्क डन शुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसको अदर वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं इस कंडीशन को, द टेस्ट चार्ज शुड नॉट बी एक्सेलरेटेड। आपके नोट्स में क्या लिख रहा है? द टेस्ट चार्ज शुड नॉट बी एक्सेलरेटेड ड्यूरिंग द ब्रिंगिंग ऑफ द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, ठीक है ना। इट शुड बी, द वर्क डन शुड बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ओनली। इसीलिए आप इसको आगे लिख सकते हो, वर्क इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ओके, एक छोटी सी बात और कि यूनिट, वर्क की यूनिट क्या है? जूल। चार्ज की क्या है? कूलॉम। और इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? वोल्ट। सिंबल क्या है? वी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की आपने डेफिनेशन बोल दी। नेक्स्ट डेफिनेशन है, सिमिलर है बिल्कुल, और वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। डेल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या? और ये कि डेफिनेशन सेम है, जो मैं इरेज कर रहा हूं सिर्फ उतना मटेरियल डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंस क्या आया देखते हैं, डायग्राम में वापस आओ, ठीक है ना। यूनिट सेम रहेगी, इरेज करते यूनिट सेम रहेगी, ठीक है। अच्छा, बीच में बात कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस और पिछला टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इनकी डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप दिख रहा है आपको, लेकिन इसको एम्फेसिस किया है केवल टेक्स्ट बुक में ज़्यादा एम्फेसिस किया हुआ नहीं होता। जो रेफरेंस बुक्स हैं, प्रदीप्स फंडामेंटल है और भी हैं, जो भी हैं उन्हीं में ज़रा एम्फेसिस किया होता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों डिफरेंट नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते अपने काम की बात करें अपन तो, कि पोटेंशियल डिफरेंस को जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेल किसका सिंबल है? डिफरेंस। डेल वी, डेफिनेशन सेम है, बस वर्क क्या जाएगा? देखो, क्यू नॉट चार्ज इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुआ? पिछले टॉपिक में इनफाइनाइट से। अभी क्यू नॉट चार्ज कहाँ से स्टार्ट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के ही किसी दूसरे पॉइंट पे जाएगा। डेफिनेशन की भी लैंग्वेज उसी हिसाब से बन जाएगी। द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर बाकी सब चीज़ें सेम, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, विदाउट एक्सेलरेटिंग। बाकी सब चीज़ें सेम हैं, बस डिफरेंस क्या दिया आपने? इनिशियल पॉइंट जो है ना, पहले इनफाइनाइट था पोटेंशियल की डेफिनेशन में, अभी दोनों पॉइंट, ऑब्वियसली फाइनल पॉइंट तो होगा ही फील्ड में, इनिशियल पॉइंट भी फील्ड में, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं। तो बाकी बात है, इसके बाद में अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बच्चों, और नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज,
ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो डायग्राम को देखें, कि डायग्राम में आपको क्या क्या दिख रहा है। एक तो चार्ज है, देयर इज अ पॉइंट चार्ज एंड देयर इज अ पॉइंट। क्या करना है पॉइंट पी पे? पोटेंशियल पता करना है। पॉइंट पी क्या कर रहा है? पॉइंट पी पर पोटेंशियल पता करना है। पॉइंट पी कहाँ पर है? आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। पॉइंट पी आर डिस्टेंस पर है। ये क्या कर रहा है? ये सोर्स का रोल प्ले कर रहा है। किस चीज का सोर्स है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड का या पोटेंशियल का? एक ही बात है, फील्ड है तो पोटेंशियल होगा, फील्ड नहीं होगा तो पोटेंशियल नहीं होगा, पोटेंशियल है तो फील्ड होगा, पोटेंशियल नहीं तो फील्ड नहीं होगा। बाकी कुछ कुछ अपन लोग एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी आप माइंड सेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी है। ऐसा नहीं कि अभी अपन लोग जो है ना चैप्टर चालू हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो अब इसके अंदर फील्ड की बात नहीं होगी। अरे अगला 2-3 टॉपिक बाद में देखो, पता पड़ेगा कि आपको अभी तो बहुत कुछ बाकी है। फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन भी आएगा, ठीक है ना। दोनों हैं इस चैप्टर में, दोनों ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये जो क्या है, सोर्स चार्ज है, इसने अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है। अभी जो डेफिनेशन में दिखाया था मैंने, ठीक है, इस और वो मैं यहाँ पे राउंड करके दिखा नहीं सकता। इवन डायग्राम भी आपने डेफिनेशन में नहीं बनाया हुआ है, आप चाहो तो बना लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था यहाँ पे वीडियो में, आप वो डायग्राम आप चाहो तो नोट्स के अंदर बना लेना, ओके। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि एक चार्ज है कौन? प्लस क्यू नॉट। उसको वो शुरू में कहाँ बैठा हुआ है? इनफाइनाइट पे। उसको वहां से वहां तक लेके आओ, चलाओ, ठीक है। क्यू नॉट इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं और ला करके कहाँ पुट करना है? पॉइंट पी पे। पॉइंट पी कौन? जहाँ का पोटेंशियल पता करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? डेफिनेशन बोल रही है, अपन लोग कोई माइंड नहीं लगाना है इसके अंदर, ठीक है ना। फाइनली क्यू नॉट चार्ज कहाँ पे लाके पुट किया आपने? पॉइंट पी पर। ये इनिशियल, ये फाइनल पोजीशन है, और कहीं न कहीं कभी न कभी ये मिडिल वे में, कहीं न कहीं बीच रास्ते में होगा क्यू नॉट चार्ज। तब इसने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया। यहाँ से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराते ला रहे हो, dx 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 dx। इतने से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाने में वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? आपको तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क कैलकुलेट करना है। फाइनली क्या करना है? आपको इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक का वर्क कैलकुलेट करके क्यू नॉट से डिवाइड करना है, तो आपका पॉइंट पी पर पोटेंशियल आ जाएगा। ये क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क है। आप तो कह रहे हो मैं तो इतना सा वर्क पता कर रहा हूँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क पता कर लो। उसके बाद आप खुद को मालूम है, 11 से अपनी आदत है। उसके बाद क्या करेंगे? इंटीग्रेशन नाम की मशीन में डाल देंगे उसको। इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज़ समीशन ऑफ स्मॉल फ्रैक्शंस। अपने मैथमेटिक्स के नोट्स में जाके पढ़ो। मैंने जो आपको 6 या 8 या 10 पेजेस मैथ्स के दिए हुए हैं, उसके अंदर इंटीग्रेशन के टॉपिक में सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि इंटीग्रेशन इज द सम ऑफ स्मॉल फ्रैक्शंस। स्मॉल फ्रैक्शन तैयार कर लो और इस मशीन में डाल देंगे इंटीग्रेट होकर के, और टोटल वर्क निकल जाएगा। लेकिन अब अपन लोग पहले स्मॉल फ्रैक्शन तैयार करते हैं। तो इस बात को समझो कि ये क्या है। दिस इज वर्क डन ऑन क्यू नॉट चार्ज इन डिस्प्लेसिंग इट बाय अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx। जस्ट इतना सा, ठीक है, ओके।
थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल है। ये इसकी डायरेक्शन किधर है? ये रही। क्यों? क्योंकि आपकी डेफिनेशन बोल रही है कि दूर से पास लाना है, ठीक है ना, इनफाइनाइट से इसको फील्ड के अंदर लेके आना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही हुआ। उसके बाद फोर्स की डायरेक्शन किधर है? ये रही, इधर ही। क्यों है? क्योंकि ये तो बाय डेफिनेशन इसको तो फिक्स किया हुआ है कि ये तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा, और ये जो चार्ज है इसका ये जो पॉजिटिव साइन है ये मैंने अभी लेट कर रखा है। तो आप कहोगे नेगेटिव क्यों नहीं लेट किया? तो भाई एक बार पॉजिटिव तो पूरा हो जाने दो, जब फॉर्मूला बन जाएगा तो क्यू की जगह माइनस क्यू पुट कर देना, काम हो जाएगा अपना। तो बात की बात ठीक है। ये फोर्स की डायरेक्शन इधर क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव। ये कौन सा फोर्स है? इस पे ध्यान दो, बहुत ज़्यादा ध्यान दो इस पे। ये फोर्स कौन सा है? दिस फोर्स इज ड्यू टू द सोर्स चार्ज। This force is not at all due to the external agency which is being displaced, which is displacing the Q naught charge, ठीक है ना। Q naught चार्ज को जो लेके आ रहा है ना, उसके द्वारा एक्ट किया हुआ ये फोर्स नहीं है। This force is due to the source charge। खैर ये सब चीज़ें हैं। डेप्थ में जाने के लिए अपने पास में 2 लेवल होने चाहिए बच्चों, 2 स्टेप में होना चाहिए। अभी पहले अपन लोग डेरिवेशन कर लें और बहुत प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद में लौट के आएँ और फिर डेप्थ में जाएं, ठीक है ना। एक ही बारी में सब कुछ कर डालें वो संभव नहीं है, वो पॉसिबल होना, वो गलत रास्ता हो जाता है। खैर ठीक है, और मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाता। आपको अभी टॉपिक अपन लोग पहली बार उठा रहे हैं और मैं आपको अननेसेसरी डेप्थ में ले जा रहा हूँ, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है आपको? 180, ठीक है। कितना आया? -f/dx। अब क्या करेंगे? f का वैल्यू पुट कर दो, cos 180 का वैल्यू -1, f का वैल्यू पुट कर दो। कहाँ से लाएंगे? कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है? k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। किसकी डिस्टेंस है? इन दोनों के बीच की। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? तो आपको ये तो चेंज हो रही है हर पल। इनिशियली कितनी है? इनफाइनाइट, और फिर कम होते 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 फाइनली हुई है स्मॉल r। तो मैं तो ये कह रहा हूँ इस जगह पर डिस्टेंस कितनी है? इस जगह पर फोर्स है, उस जगह की डिस्टेंस कितनी है? x है, ठीक है। ओके, ये आपका स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन तैयार हो गया, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो जैसे कोई मटेरियल तैयार हो गया, अब इस रॉ मटेरियल तैयार हो गया, इसको मशीन में डालना है, इंटीग्रेशन की मशीन में डाल दो, मशीन ऑन कर दो, तुरंत मशीन अपना आउटपुट निकाल देगी। देखो जी, द टोटल वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू p इज इक्वल टू dw फ्रॉम इनफाइनाइट टू p, ठीक है। और पॉइंट p पर डिस्टेंस कितनी है? r, इसलिए अपन लोग इसको बोलेंगे r, ठीक है। तो इस बात को समझो, और ये आप डाल दो। आप चाहो तो k को क्या बोलोगे? 1/4/ε0। आपकी इच्छा हो तो लिखो, और बेटर है कि आप k को क्या बोलें? 1/4/ε0। खैर, ये मैंने जस्ट dw का वैल्यू, ये स्क्वायर लगना रह गया, ठीक है, ये पुट कर दिया। उसके बाद क्या? बस अब मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब तो मैथमेटिक्स है बच्चों, मैथ्स आपको आना चाहिए। ये लोग बाहर क्यों आ गए? कांस्टेंट थे, ठीक है। क्या बच गया पीछे? 1/x²। लेकिन मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है उसकी डिमांड है कि दिस शुड बी इन द न्यूमरेटर। फॉर्मूला क्या है? ये है बच्चों फॉर्मूला, ठीक है। कब पढ़ा था? अगेन मैथ्स, ठीक है ना, मैथ्स में पढ़ा था, मैथ्स पढ़ चुके हो आप। n की जगह पर यहाँ कौन है? -2 है,
ठीक है, तो n की जगह पर -2 है, -2 पुट कर दो, -2 + 1 कितना होता है? -1 होता है। ये लो जी -1 हो गया, ठीक है, -1 हो गया। x पावर -1 क्या होता है? 1/x होता है। ये वाला माइनस कहाँ गया? आगे आ गया। क्या बन गया इंटीग्रेशन से? -1/x, ठीक है। आप लोग एग्जाम में मत करना ऐसे मिटा मिटा करके, ठीक है ना, इरेज कर करके कर दो 2 लाइन में पूरा डेरिवेशन 2 पेज का। ये जो है क्या बोलते हैं इनको? लिमिट्स। एक बार लिमिट्स को और समझें, और लिमिट्स को अपन लोग जो है ना कभी भी देखो, एक मूल मंत्र है हमेशा डेरिवेशंस का। आपकी शिकायत होती है कि डेरिवेशन समझ में नहीं आया, आप एक भी कदम डेरिवेशन में मत बढ़ाओ बिना समझे आगे। आप उसको एग्री मत कर लो यूं ही, वो तो लाइफ लॉन्ग आपकी बात है। ये तो डेली लाइफ के अंदर आप हर चीज़ को एग्री मत करो, ठीक है। आप क्वेश्चन करोगे 180 क्यों आया? दिख रहा है ये अपोजिट है, अपोजिट क्यों है? ये dx इधर क्यों है? तो आपको आंसर मिला कि डेफिनेशन की डिमांड है। ये फोर्स इधर क्यों है? क्योंकि इन दोनों का फोर्स है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनके क्वेश्चन आप पैदा करते नहीं हो, पैदा करो, आंसर भी क्रिएट होंगे, ठीक है ना। आंसर होते नहीं है, आंसर क्रिएट होते हैं। जब क्वेश्चन पैदा होता है तो आंसर क्रिएट होता है, ठीक है ना। आगे बात करें तो ये हाँ मैं लिमिट्स बता रहा था आपको कि लिमिट ऑफ व्हाट, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिक्स की नज़र से देखें तो ये किस चीज़ की लिमिट होती है? इसकी, x की। x का नाम क्या है मैथ्स की लैंग्वेज में? इट इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। द वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू विच द इंटीग्रेशन इज बीइंग डन इज कॉल्ड द इंटीग्रैंड। x इज इंटीग्रैंड हियर, मैथमेटिक्स की नज़र से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आपको क्या अभी x तो आप कुछ और बता रहे थे, तो फिजिक्स की नज़र से, फिजिक्स की नज़र से देखो तो x क्या है? चार्ज और Q0 के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो लिमिट्स हैं वो किसकी हुआ करती है? इंटीग्रैंड की हुआ करती हैं। इंटीग्रैंड की इनिशियल वैल्यू, x की फाइनल वैल्यू। तो आप बताओ x क्या है? कैपिटल Q और Q0 के बीच का डिस्टेंस है। इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट है। शुरू में दोनों के बीच में डिस्टेंस शुरू में कितनी थी? इनफाइनाइट थी। और फाइनली दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई? r। तो x का इनिशियल वैल्यू इनफाइनाइट, फाइनल वैल्यू r, ठीक है। ये तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ इसको। आप बताओ, माइनस माइनस बाहर आ गया, और क्या बच गया? वर्क का फॉर्मूले में क्या आ गया? k Q0। अब इन लिमिट्स का क्या करें? ये लिमिट्स का क्या करें? देखो ये करेंगे, ये जो x है इसको रिप्लेस करेगी पहले फाइनल लिमिट और बाद में माइनस लगा के बाद में इनिशियल लिमिट, ठीक है। ऐसा ही क्यों होता है? ये बहुत दूर की बात है, इतना ज़्यादा दूर मैं नहीं जा पाऊँगा। मैं जा तो सकता हूँ लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो फाइनली बताया आपका फॉर्मूला क्या आ गया? ये 1/∞ कितना होता है? एनी नंबर डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इज 0, ठीक है ना। किसी भी एक ऑर्डिनरी नंबर में बहुत 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 बड़े नंबर से डिवाइड कर दो तो कैसा नंबर आता है? बहुत छोटा 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 आता है। छोटा छोटा मतलब 0, बहुत सिंपल सी बात है। तो आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया वर्क का। अभी तो वर्क आया है, और ये वर्क को मैं इनफाइनाइट p बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, चाहे नोट्स में हो नहीं हो, आपकी आदत है। चलो नोट्स में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लिख लो। इनफाइनाइट p का मतलब है इट इज़ वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट p। लेकिन आपके पोटेंशियल का डेफिनेशन वाला फॉर्मूला बोलता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो सोचो कि
सॉरी, क्या हो जाएगा, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और फाइनल फॉर्मूला आपके सामने हाजिर है, तैयार है। सब कुछ इरेज कर दो। आई थिंक मैं इनको भी इरेज कर देता हूँ, कोई ख़ास बात नहीं है। फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, ओहो गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। फाइनल फॉर्मूला आपका बन गया KQ/R। ठीक है, इसको यहाँ स्टोर कर लेते हैं, ये स्टोर हो गया KQ/R। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले को, ये जो तैयार हो गया ना फॉर्मूला, इसको अपन लोग अब यूज़ करने लगेंगे। ये फॉर्मूला अब काम आएगा अपने, ठीक है ना। डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन काम में लिया, डेफिनेशन को कहाँ काम में लिया, इस टॉपिक को पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज को बनाने में डेफिनेशन काम में ली, उसका प्रोडक्ट निकला ये, इसको यूज़ करेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है ना, ऐसे करके और एक टॉपिक से दूसरा, दूसरे से ऐसे करके तैयार होते हैं, ऐसे लिंक होते हैं। हमेशा हर चैप्टर का ये सीक्वेंस होता है, एक टॉपिक तैयार होता है, उसका रिजल्ट अगले टॉपिक में काम आता है। ठीक है ना, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं। देयर इज ए डाइपोल। ठीक है, ये डाइपोल है और इस डाइपोल को थोड़ा सा खिसकाते हैं। ये डाइपोल है, आप उधर बैठो दूर जा करके भाई साहब, डाइपोल भाई साहब। तो बच्चों, डायग्राम में हमेशा उसको उभरते हुए देखना जरूरी होता है। और अभी तक मैंने डायग्राम में क्या शो किया है आपको, ये डेरिवेशन का वो पार्ट है, यहाँ पे लिख ले, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ओके, ये डायग्राम में का वो पार्ट है जो आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है, देयर इज अ डाइपोल, डाइपोल इज अ पेयर ऑफ 2 ± q चार्ज एंड देयर इज अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी डिटरमाइंड। कहाँ पर है पॉइंट P, r डिस्टेंस पर है। कहाँ से r डिस्टेंस पर है, डाइपोल के सेंटर से। ठीक है, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि कौन क्या है। डाइपोल के सेंटर, मिडल पॉइंट से पॉइंट P जो है वो r डिस्टेंस पर है। तो r डिस्टेंस पर तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं भाई, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। कौन सा पॉइंट, थीटा एंगल पर है। अपने जो नोट्स के अंदर क्या लिखा है ब्रैकेट में, r, थीटा पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, इस पोजीशन को आप क्या बोलेंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं r थीटा पोजीशन, r, थीटा। ठीक है, ओके। करना क्या है अपने को, थोड़ा सा इसको चेंज कर लो तो ये कंपैरेटिवली ठीक रहेगा कि इस पॉइंट पर आपको अब अपने आप भी समझ में आना चाहिए कि देयर आर 2 पोटेंशियल्स, one is due to positive charge and another is due to negative charge। ठीक है, इस बात को समझो। इस जगह पर कितने नंबर ऑफ पोटेंशियल्स हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज ने क्रिएट किया और एक पॉजिटिव चार्ज ने क्रिएट किया और एक नेगेटिव चार्ज ने क्रिएट किया। उन दोनों को कैलकुलेट करके और ऐड कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, कितना सिंपल है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, K
Q अपॉन R, K Q अपॉन R। लेकिन ये गलत कर रहे हो आप, R नहीं, इस डेरिवेशन का R कौन था? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट। ठीक है, चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये है R। इस टॉपिक का R कौन है? ये तो इस पॉइंट O से P तक का डिस्टेंस है। आपको पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना बोलना है? BP। नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना बोलना है? AP। तो अब एक काम करते हैं, और वो ये दैट पर्टिकुलर, अभी जो मैं डायग्राम में जो कर रहा हूँ चेंजेस, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड इन योर वर्ड्स इन 7th, 6th, 7th, 8th, 9th क्लास इन द ज्योमेट्री यू कॉल इट कंस्ट्रक्शन। आपने क्या कर रहे हो? आप रेड वाली लाइन से यू आर मेकिंग कंस्ट्रक्शन, और मतलब क्या कि ध्यान से सुनो इस बात को, ये जो ब्लैक वाला डायग्राम का जो ब्लैक पार्ट है, डायग्राम का जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये तो आपको गिवन था और बाकी आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है। इस बात को समझो, ब्लैक वाला पार्ट तो आपको गिवन था और बाकी रेड वाला पार्ट है वो आपके अपने डिमांड के हिसाब से, अपने ज़रूरत के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बनाना पड़ा इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस बात को समझो, यहाँ पे R की जगह BP है और यहाँ पर AP है। ठीक है, एक और चीज़ आपके माइंड में आएगी जो आप पिछले टॉपिक में भी 2-3 बच्चे पूछ रहे थे कि यहाँ पे चार्ज का साइन क्यों पुट किया है। तो इस बात को समझो, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप कुछ क्वांटिटीज़ को आप ऐड करके, और कोई क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको जब आप ऐड करते हो तो यदि उनके अंदर साइन है और वो स्केलर हैं तो साइन आएगा। यदि उनके अंदर साइन है और वो स्केलर हैं तो उनके अंदर साइन आएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, वो क्वांटिटी कौन है? चार्ज। आप कुछ चार्जेस को ऐड करते हो, चार्ज की प्रॉपर्टी है कि नहीं? चार्ज इज एडिटिव क्वांटिटी। तो आप चार्जेस को ऐड करो, एक चार्ज है 8 + 8 माइक्रोकूलम का, दूसरा चार्ज है -3 माइक्रोकूलम का, तो आप बेशक साइन लाओगे क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और चार्ज के पास साइन भी होता है। मैं कह रहा हूं कि यदि ये क्वांटिटी होती इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इवन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव चार्ज ने क्रिएट किया है और E2 फील्ड को नेगेटिव चार्ज ने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे साइन नहीं आएंगे। क्या आएगा फिर? यदि E1 और E2 सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड हो जाएंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइन नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये लोग ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। हो सकता है डायरेक्शन ही कुछ और हो। ठीक है ना, आप समझते हो? ये दो वेक्टर हैं E1 और E2, थीटा एंगल बना रहे हैं, तो ये क्या होंगे? ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? कुछ नहीं, ये तो इस वाले फॉर्मूले से ऐड होंगे, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर ट्वाइस E1 E2। मतलब है कि एक तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो ये सब बातें सुन करके, और ये टेंशन मत करना कि इतनी सिंपल बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे को सबको हैंडल करना होता है। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी हैं तो उनमें साइन नहीं आता, उनमें क्या आता है? डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। ओके, ये कौन है? पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसा है? स्केलर है। पोटेंशियल स्केलर क्यों है? क्योंकि वर्क स्केलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्यों है? क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है। वेक्टर से बना हुआ भी वेक्टर क्वांटिटी हो, ये स्केलर से बना हुआ है, इसलिए पोटेंशियल भी स्केलर है। तो
दो स्केलर क्वांटिटीज़ को आप ऐड कर रहे हो, यदि उनके पास साइन है तो पोटेंशियल के पास साइन होता है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव साइन का होता है, और नेगेटिव चार्ज द्वारा क्रिएट किया हुआ पोटेंशियल नेगेटिव साइन का होता है। इस बात को सुनो, समझो ध्यान से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल के फॉर्मूले में साइन आएगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल है, उसमें क्यू पर माइनस साइन आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन नहीं आता था। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते थे कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो आगे बढ़े, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, सॉरी क्या आ रहा है, के क्यू, ठीक है, के एंड क्यू कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गए, 1/BP माइनस 1/AP। देखो इस लाइन के बाद, मेरे हाथ के नीचे जो लाइन है, इसके बाद अब टोटली ज्योमेट्री है, एल्जेब्रा है, मैथमेटिक्स है। फिजिक्स हमेशा डेरिवेशन में फर्स्ट 2-3 लाइन्स में होती हैं और लास्ट के 2-3 लाइन्स में होती हैं, जहाँ पे आपको स्पेशल केसेस होते हैं और कुछ वेक्टर फॉर्म है, ये वो है करके। बीच का जो पोर्शन है बच्चों मैथ्स होता है, और उसी में तुम लोग गड़बड़ करते हो। बहुत ही सिंपल मैथ्स और होती है वो। तो ध्यान दो, आपको BP और AP की वैल्यू निकालनी है। देखो AP, क्या ये नियरली MP के इक्वल है? तो आप कहोगे कि हाँ दिख तो रही है, ठीक है ना। आपको मन में डिनाई भी करोगे, जरा एक बार थोड़ी सी इधर उधर की बात कर लें। देखो ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा, AMP, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं अपने मनमर्जी से। आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस और बेस कब से इक्वल होने लग गए? हाइपोटेनियस तो लार्जेस्ट साइड होती है। तो एक बार मेरे को ट्राई करके बताओ ना, ये 20 और ये 1 बताओ नहीं कितना है। तो आप कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। भाई मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसे आ रहा है सपोज, ठीक है, रफ कैलकुलेट किया मैंने। तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? मैं कब कह रहा हूँ इक्वल है, अप्रॉक्स इक्वल है। आगे आ जाओ, ठीक है। मतलब क्या, ये बहुत ही स्मॉल है, डाइपोल बहुत स्मॉल है और पॉइंट भी बहुत दूर है, इसलिए ये दोनों अप्रॉक्स इक्वल होंगे। आगे बात करें, MP के दो टुकड़े करे बच्चों आपने, एक तो OP और OM। OP का वैल्यू कितना है? O से P तक R है। OM का वैल्यू कितना है पता नहीं, कैलकुलेट करके लाते हैं। ट्राइंगल AMO दिख रहा है क्या? ट्राइंगल AMO, इसके अंदर OM/OA। OM कौन है? ये एंगल कैसा है? थीटा। ये कितना है? इन दोनों के बीच में क्या रिश्तेदारी है? ये दोनों के बीच में क्या रिश्तेदारी है? वर्टिकली अपोजिट। थीटा के सामने वाली साइड कौन? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन है? हाइपोटेनियस। तो बच गया जो कौन है? बेस। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक है। OM का वैल्यू कितना है? A। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, OM का वैल्यू कितना आया? A cos थीटा। चलो रुक करके देखो कि आप कर क्या रहे हो। मैं AP और BP दोनों का वैल्यू R और A के टर्म्स में ला रहा हूं। ये मेरा टारगेट है कि AP और BP का वैल्यू R एंड A के टर्म्स में लाना है। दोबारा आ जाओ BP पर। BP का वैल्यू अप्रॉक्स कितना है? NP। NP जो है ना वो OP माइनस ON है क्या? बिल्कुल है। OP का वैल्यू कितना है? R। और ट्राइंगल ONB दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल दिख रहा है जी। इसके अंदर ट्राइंगल ONB के अंदर अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू कॉस थीटा, और OB कितना है? स्मॉल a, ठीक है। OM का वैल्यू कितना आया? A cos थीटा। आपका टारगेट पूरा हो गया। क्या कि AP और BP को आपने R और A के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया? कर लिया।
अब कर दो इसको वैल्यू पुट, मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, ये जाओ और के क्यू 1 अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा आर प्लस ए कॉस थीटा, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, ले लो, ठीक है, ये एलसीएम ले लो, आर माइनस ए कॉस थीटा आर प्लस ए कॉस थीटा, और ये बंदा उधर पहुंच गया आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। बोलो सही कर रहा हूँ क्या? बिल्कुल गलत, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी होती है अलजेब्रा। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तब तक कुछ भी नहीं, ये सब ब्रैकेट हटा दूँ मैं, ये है ना, ये आपकी हैबिट ये होती है, ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं फ़र्क पड़ता है, मार्कशीट में फ़र्क पड़ता है, सीधा सीधा फ़र्क पड़ता है मार्कशीट में, ठीक है ना। ब्रैकेट्स की इज्जत करना सीखो, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, जैसे डिनोमिनेटर वाले ब्रैकेट्स का प्रोसेस करेंगे तो ये तो हो गया x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी हो गई, क्या बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको तो मैंने यहीं से हटा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ओके, ऊपर न्यूमरेटर वाले जो ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन करें, चलो जी ये मैंने ओपन किया है। तो आपने सुना हुआ है कि जैसे ब्रैकेट ओपन होता है बाहर का जो माइनस साइन है अंदर वालों को साइन चेंज कर देता है, तो क्या ये माइनस साइन इनके साइन चेंज कर दे क्या? नहीं, इधर थोड़ी आएगा, ये इधर जाएगा, माइनस साइन इसके अंदर घुसेगा और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, और फिर उसके बाद ये कैंसिल, ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2a cos थीटा, इरेज करके लिख दूँ, ये लो जी कितना हो गया, काम की चीज़ भी इरेज हो गई, a cos थीटा, ठीक है, सॉरी 2a cos थीटा। ये जो बाहर बैठा हुआ देख रहा है बहुत देर से, ये पहुंच गया इसके पास और इसने कहा कि चलो अपन लोग मिलके क्या करेंगे, बोलो क्या बोलते हैं इसको, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द डाइपोल, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 2a, क्या बोलते आ रहे थे उसको, p का नाम क्या, डाइपोल मोमेंट p, एंड दिस इज योर फाइनल, इसको बेचारे को बाहर बैठा लो, अंदर बैठा लो, दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, ठीक है ना, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ओके, स्पेशल केसेस पे जाएं, स्पेशल केसेस क्या है, वही फेमस पिछले चैप्टर के जैसा कि व्हेन द डिस्टेंस r इज वेरी ग्रेटर देन कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए, ठीक है, तो क्या होगा, जो ए स्क्वायर है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, और ये खुद नेग्लिजिबल होगा तो अपने साथ में जो है उसको भी ले बैठेगा, ऐसे नहीं कि ये गायब हो गया और आपने कॉस थीटा को छोड़ दिया, वो तो जीरो होगा तो सारा ही जीरो होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा, v इक्वल टू के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब आप बताओ, डायग्राम पे जाओ, ठीक है, अच्छा हुआ डायग्राम अपने इरेज नहीं किया। मैं पूछ रहा हूँ कि ये लाइन को क्या बोलते हैं, डॉट 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 डॉट, ये ब्लैक वाली डॉटेड लाइन को क्या बोलते हैं, तो आपको कि एक्सिस बोलते हैं, इसमें कौन सी जोरदार बात। आप पॉइंट पी को जरा खिसकाओ, पॉइंट पी को मनी मन चलाओ और यहाँ पे पहुँचा दो, पॉइंट पी को चलाओ और यहाँ पहुँचाओ, ठीक है, चल गया, पॉइंट पी चलता, मैं चला रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट पी कहाँ पर है, पॉइंट पी ये रहा, ये मैंने देख रहे पॉइंट पी, ये पॉइंट पी को मैंने क्या किया, और मैंने कौन सा पॉइंट पकड़ रखा है, ओ, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज पॉइंट पी। देखो पॉइंट पी चला रहा हूँ मैं, कहाँ जा रहा है, ये पॉइंट पी वन पे जा रहा है,
तो थीटा कितना है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, थीटा कम होते जा रहा है। जब पॉइंट P पहुंच गया P, यानी कि पॉइंट P एक्सिस पे होता तो थीटा कितना होता, 0। V एक्सिस कितना आएगा, थीटा कितना होगा, 0। अगली बात, यदि पॉइंट P होता इक्वेटर पे, ये डॉटेड लाइन कौन है, इक्वेटर, इस पॉइंट P को इक्वेटर पर भेज के देखो, ये गया, थीटा कितना हो गया, 90। V इक्वेटर कितना आया, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, इक्वेटर पर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्पेशल केसेस में आगे बढ़ते हैं। एक और है, और वेक्टर फॉर्म, जो आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लग सकता है। आप नोट्स देखो, नोट के अंदर लिखा है वेक्टर फॉर्म, नोट में आपको सुन करके अजीब लग सकता है, क्या यार वेक्टर फॉर्म कहाँ से आ गया, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर कहाँ से आ गया। फिर भी ऐसा नहीं है, जैसे आप ये तो लिखते ही हो ना, जैसे मैं ये कहूँ कि वर्क का वेक्टर फॉर्म लिखो, ये है वेक्टर फॉर्म, हाँ ठीक है ना, ये वर्क का वेक्टर फॉर्म है। अब ये कह रहे हो कि नहीं वर्क तो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर फॉर्म कहाँ से आ गया, ये वर्क का स्केलर फॉर्म है, ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, एफ डॉट। तो बेशक ये स्केलर है, इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। क्यों, क्योंकि इधर जो बंदे हैं ना वो वेक्टर लोग हैं। देखो ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो आर है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, के पी आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये कैसे हो गया, नहीं समझ में आया। देखो मैथ्स के अंदर यदि आपको ऊपर वाली से नीचे वाली लाइन समझ में नहीं आती तो क्या करो, नीचे वाली से ऊपर वाली ले आओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप नीचे वाली से ऊपर वाली ले आ सकते हो क्या, बताओ मेरे को। P डॉट आर कैप कितना होता है, A डॉट B इक्वल टू क्या होता है, एक B कॉस थीटा। आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो आपने P कॉस थीटा को क्या लिख दिया, P डॉट आर कैप, हो गया काम, आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ओके। तो बच्चों थ्योरी खूब हो गई, अब अपन लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जाम्पल पे जाएं, 3.1 सॉल्व एग्जाम्पल 3.1। ठीक है बच्चों, इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है सेम। ये पॉइंट ए से बी तक एक 6 चार्ज Q0 चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन है 150 जूल। ठीक है, इनिशियल पॉइंट का वैल्यू आपको दे रखा है पोटेंशियल का -15 वोल्ट, और VB का वैल्यू आपको फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है वो आपको पता करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला है, इसमें वर्क और जो चार्ज है जिसको डिस्प्लेस कर रहे हैं वो गिवन है, वर्क 2 जूल, चार्ज 20 कूलम, ये गिवन है, और ये वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3.4 के अंदर आपको 2 चार्जेस गिवन है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। आपको एक ऐसा पॉइंट पता लगाना है जहाँ पे पोटेंशियल हो, दोनों का पोटेंशियल का सम V1 और V2 का सम 0 हो जाए। तो क्या V1 और V2 का सम 0 होना पॉसिबल है क्या, बिल्कुल है।
एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर ऐड होकर के जीरो आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सपोज ये पॉइंट है P, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है, इधर से x और ये डिस्टेंस कितना है, इट इज 1.1 मीटर। तो ये कितना हो गया 0.1 माइनस x। ठीक है, ओके। v का फॉर्मूला क्या है, k q अपॉन डिस्टेंस ऑफ व्हाट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल है। ये किसकी वजह से पोटेंशियल है, Q1 की वजह से। तो Q1 आया है, Q1 का साइन कैसा है, प्लस, Q1 का वैल्यू कितना है, +4 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, और V2 का फॉर्मूला K के ऊपर इसके चार्ज में माइनस साइन आएगा, 3 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अपॉन डिस्टेंस Q2 से पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 0.1 माइनस x। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना है, बोले तो 0 है। इसको आप सोल्व करिए और अपने आप आंसर निकालिए। ठीक है ना, x इसको सोल्व करो, x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ और भी है, और वो ये है कि एक अकेला पॉइंट P ये नहीं है जिस पर पोटेंशियल 0 होगा, और भी हो सकता है, वो पॉइंट इधर भी हो सकता है। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट P डैश बोल दो, जैसे बुक में लिखा हुआ है। तो ये तो Vp का वैल्यू 0 करके आपने किया काम, x का वैल्यू आ गया। Vp डैश एक और पॉइंट हो सकता है जिस पर पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, तो